तो इस सीरीज के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। होपफुली आपने इस सीरीज का लेक्चर 0 देख लिया होगा, जो कि है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज। तो अगर अभी आप तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आगे बढ़ते हैं। कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र को पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो ये कॉमन है सारे के सारे लेक्चर के लिए, तो एक ही बार में बता देता हूँ, आप एकदम क्लियर कर लो अच्छे से। पहला है कि बहुत ही छोटे बट इंटरेस्टिंग टास्क आपको मिलेंगे थ्रू आउट द सीरीज, वो सारे आपको फॉलो करने हैं। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है हर एक लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 और 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा होगा ऑप्शन का और तीसरा होगा अप्रोच का। सीरियल नंबर में 1 से 20 तक लिखना है इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। ऐसे ही हर लेक्चर में बता दूंगा मैं कितना लिखना है। ऑप्शन में क्या करना है आपको कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, सच दैट आपका टाइम बचे। इसलिए जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिख जाए स्क्रीन पे, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना ऑप्शन लिखना है। लगता है आपको अगर ये उसका करेक्ट है तो ये लिखो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर देखो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने सही अप्रोच से उसको करेक्ट किया है तो टिक करो, अगर गलत अप्रोच लगाया था तो क्रॉस करो। अब इससे क्या होगा, ध्यान समझो। मान लो 20 क्वेश्चन मैंने दिया, उसमें से 13 आपने सही किए, लेकिन 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करेक्ट अप्रोच से किया। मतलब क्या हुआ कि 6 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिनको आपने गलत अप्रोच लगाया। तो अब इसी अप्रोच को आपको सुधारना है। कैसे सुधारोगे? ऑब्वियसली ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो थ्रू आउट दिस सीरीज ये काम हमें करना है सच दैट आपके अंदर एक अप्रोच डेवलपमेंट हो पाए और आप यूपीएससी के एमसीक्यूज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। नाउ फोकस ऑन पॉइंट 5। फिफ्थ क्या बोला? एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज, कुछ ऐसे करेक्टर होने चाहिए सच दैट आप टॉप पे पहुंच के, मतलब ब्यूरोक्रेट बन के, अपने साथ साथ सोसाइटी समाज का भला कर पाओ, उनके जीवन को बेहतर बना पाओ अपने साथ साथ। तो इसीलिए 2 सिस्टम इसी पर्पज से स्टार्ट किए हैं मैंने। नाम दिया है उनका क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। आई नो कि जो मैं बताने वाला हूँ वो कॉमन चीज है, सबको पता होगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हनुमान जी को भी किसी ने रिमाइंड कराया था कि आपकी पावर्स क्या है, सच दैट कि वो उन पावर्स को यूटिलाइज कर पाए, है कि नहीं? सेम मैनर में एवरीबॉडी, ये जो सिस्टम है, ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है, जैसे मैं रिमाइंड करा रहा, सच दैट कि इसको आप बेहतर वे में यूटिलाइज कर पाओ। तो आप बात कर लेते हैं है क्या क्रेडिट सिस्टम। तो कोई भी आप काम करो, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, कल देश की सेवा करोगे, तो हर जगह आप क्रेडिट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव काम के लिए। क्या आप कहता है कि आप कंसिस्टेंट रहो उस काम में, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो और पूरी तरीके से अटेंटिव रहो, और क्या रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो। तो एक बार फिर से, सी मतलब कंसिस्टेंट, रियल, ऑथेंटिक, डिसिप्लिन, अटेंटिव और ट्रांसपेरेंट। साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कि कोई भी काम करो, पढ़ाई करो, कोई किसी से डिस्कशन करो, कुछ भी करो, उसमें अगर कोई डाउट, क्वेरी, परेशानी है तो उसे क्वेश्चन करो, अपने डाउट क्लियर करो। जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको टेस्ट करो कि हाँ सही इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एम आई कुछ भी बोल दिया। कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, टेस्ट करके। साथ में फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो कि क्या आपके काम की चीज है। मान लो कि अगर उसने 100% इन्फॉर्मेशन दिया लेकिन आपको केवल 30% की जरूरत थी या फिर काम की चीज है, तो 30% को रखो, बाकी चीजों को इग्नोर करो। और ये जो 30% काम की चीज है, अगर लगता है कि किसी और के काम भी आ सकता है, आपके भाई बंधु सखा मित्र, तो उनके साथ कम्युनिकेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर, ये चैनल के बारे में अभी आपको पता चला ना, हो सकता है पहले से पता हो, तो क्या आपने इसको शेयर किया, कम्युनिकेट किया? जस्ट जोक्स अपार्ट, मुझे मालूम है इस चैनल को प्रमोट करने की मेरी नाकाम कोशिश, लेकिन इसको आप कामयाब भी कर सकते हो। समझो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला, अगर अच्छी चीज है तो उसको कम्युनिकेट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, है ना, या फिर अपने चहेतों के साथ, सच दैट कि आपके साथ साथ वो बाकियों के लिए भी बेनिफिशियल हो पाए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कि सामने वाला अगर कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो आपके अगेंस्ट नहीं, आपके माइंडसेट या फिर ओपिनियन या फिर प्रोस्पेक्टिव के अगेंस्ट में है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ, सुन पाओ उस चीज को। इतनी टॉलरेंस, इतना ओपन माइंडसेट आपको रखना है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक क्या क्या क्रेडिट सिस्टम, साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट।
अब नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस चैनल पे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट करना ना भूलें। ये देखो, अगर आप इस चैनल को खोलोगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको दिखेगा प्लेलिस्ट। तो इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट कर लिए हैं यूपीएससी में जितने भी होते हैं, लाइक पॉलिटी, कंप्लीट इन्वायरमेंट मिल जाएगा, कंप्लीट साइंस और टेक मिल जाएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे यूपीएससी के मिल जाएंगे, सच दैट आप एक डिटेल वे में, एनालिटिकल वे में पूरे सिलेबस को होलिस्टिक मैनर में रिवाइज रिकॉल कर पाओ। चलो, होपफुली आपको सारा कुछ ध्यान रहेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। होपफुली कॉपी कलम लेकर आप बैठे हो, जो जो चीजें मैं बताता जाऊंगा उसको आप ध्यान रखोगे। और हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, मुझे मालूम है कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताने बैठ गया ना तो जो बुक है इतना बल्कि और मेरे बताने कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए टू द पॉइंट में रहूंगा, वही सारी चीजें बताऊंगा जो आपके काम की चीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री 3 स्टेटमेंट है, कंसीडर करो, करेक्ट बताना है। पहला, डच स्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर। तो वन बाई वन सारे कीवर्ड समझते हैं। पहला, गजपति रूलर्स कौन थे? कलिंगा, आज का उड़ीसा जो है वहां पे वो रूल करते थे। कब तक? 1542 तक, है ना। और डच कब आए? डच कब स्टेब्लिश हुए? 1602 में। अब बताओ कि 1602 में जब ये स्टेब्लिश ही हो रहे हैं तो 1542 पास्ट में जाकर तो कर नहीं सकते, तो इसलिए पहला गलत हो गया। पहला गलत, तो ऑप्शन आ गया आपके पास बी, करेक्ट। ठीक, अब बी करेक्ट है तो इसके लिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अल्फोंसो डी अल्बरकर्की कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम द बीजापुर सुल्तनत का 1510 में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लो। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया एक फैक्ट्री मद्रास में ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, पहला गलत हमने पहले ही स्टेटमेंट से सीख लिया। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। पहला सही है, बता ही दिया। दूसरा भी सही है, सॉरी पहला गलत है, बता दिया। दूसरा सही, तीसरा सही, ठीक है। ओके, कब मद्रास में कब खुला था? 1639 में। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ध्यान रहे, 17th सेंचुरी का मतलब हुआ फर्स्ट क्वार्टर का क्या? 1600 से लेकर 1625 तक, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? बरोच, क्या आज का भरूच एवरीबॉडी, जो कि है गुजरात में। चिकनो, क्या है? चिकाकोट, ये है आंध्र प्रदेश में। और तिरुचिरापल्ली आपको मालूम ही है। तो कहाँ पे कंपनी थी इस टाइम पीरियड में? तो एवरीबॉडी भरूच में थी, बाकी दोनों जगह पे नहीं थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखो डिटेल में कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में सूरत, भरूच, अहमदाबाद और आगरा, इन 4 जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या स्टेब्लिश कर लिया था फैक्ट्रीज, जबकि मसूलीपट्टनम एंड मसूलीपट्टनम में भी, है ना। लेकिन चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली में नहीं किया था। टाइमलाइन देखो ध्यान से कि 1613 में पहली फैक्ट्री खोली, कहाँ? सूरत, गुजरात में। 1616 में पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में, और भी मसूलीपट्टनम में। 1619 में बात किया जाए तो सर थॉमस रो फैक्ट्री सेट किया आगरा, अहमदाबाद, भरूच में। बोलो क्लियर रहेगा क्या आपको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा कि 3 इधर मैच करना है और फिर ऑप्शन दिया है। याद कीजिए, ये हमने मिडिवल हिस्ट्री वाले कोर्स में भी किया था। अगर आपने वो कंप्लीट किया होगा तो आपको मालूम होगा कि औरंग को मैंने समझाया था ये वेयर हाउस है। क्या है? वेयर हाउस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है कि इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला गलत, देखो 50-50 पे आ गए, या तो बी होगा या तो सी। तो तीसरा तो दोनों में, तो तीसरा तो पक्का सही। मिरासीदार कौन होते थे? चलो मैं समझा देता हूँ एवरीबॉडी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी सिस्टम से पहले जो टैक्स कलेक्शन करते थे वो मिरासीदार से करते थे। वो मिरासीदार कौन होते थे? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, मतलब कि वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फार्मर से, फिर वो पे करते थे किसको? अंग्रेजों। तो तीसरा सही हो गया। दूसरा भी सही है कि बनियाज कौन होते थे? इंडियाज एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दूसरा और तीसरा सही, आंसर आ जाएगा बी। तो देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द। देखो इसको आप कॉमन सेंस वाले टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हो। कॉमन सेंस क्वेश्चन, CSQ बोलूंगा मैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब 1850 तक, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है ना।
बाकी ऑप्शन देखना जरूरी है। मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, बिल्कुल गलत भाई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था कहाँ, यूरोप में, तो इंडिया में क्यों मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे, वो तो सामान लाकर बेचते थे ना, इसको मार्केट बना रखा था है ना इंडियन मार्केट में, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए वो फाइनल गुड्स यहाँ पे लाकर बेचते थे, ना कि यहाँ पे मशीन लगाया, तो इसलिए बी गलत। तीसरा, रेलवे लाइन वेर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, क्यों, क्योंकि अराउंड 1853 है ना रेलवे जो है बिछाया जाने लगा, स्टार्ट हुआ, और ये बोला मेनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री तब तक, उससे पहले तक, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट, हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। अरे करेगा कौन भाई, उस समय मोस्ट ऑफ द रीजन में ब्रिटिश ही थे है ना डोमिनेशन में, मतलब कि वही रूल कर रहे थे इन दैट केस। अब बताओ, तो खुद पे ही थोड़े ना लगाएंगे ड्यूटीज, जबकि वो इंडियन गुड्स पे लगा के रखा था, कितना, करीब 80% ड्यूटीज, समझ रहे हो क्या, तो ये जस्ट उल्टा दिया है एवरीबॉडी। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आंसर क्या आ गया, ऑब्वियस है, पहला आ गया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वह रूइंड, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते यहाँ से कॉटन ले जाते थे और वहां पे मशीनों द्वारा बना के और बहुत ही सस्ते माल में यहाँ पे बेचते थे, सस्ते दामों पे, ठीक है। तो 10, owing to the industrial revolution, cheap machine made goods from Britain flooded the Indian market, ठीक है, एंड इंडिया सप्लाइड द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, मालूम ही है, सारा कुछ बता ही दिया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला स्टेपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, जब की बात हो रही मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में कौन कौन सी चीजें बंगाल से है ना एक्सपोर्ट होती थी, तो देखो एवरीबॉडी, इसका करेक्ट आंसर है कॉटन, सिल्क, साल्ट पी और ओपियम, है ना, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ओपियम के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या ध्यान से समझो कि पोर्टुगीज को लगा कि जो चाइना है वो बेहतर मार्केट है किसका, ओपियम का, इसलिए वो सोचे कि इंडिया से ले जाकर चाइना में बेचेंगे, लेकिन ये बात जो है पता चल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने ही स्टार्ट कर दिया क्या करना, सप्लाई करना चाइना को, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर बन गए ओपियम के ये लोग, ठीक। देखो, कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल वर द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिगो और साल्ट पी वर द अदर मेजर इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ये बेसिक चीज आपको मालूम ही है ना, या फिर हर क्वेश्चन में मैं बताऊं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर की चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट, है ना, सोल राइट मतलब समझ रहे हो क्या, तो ये मोनोपोली रही इसकी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में क्या करने का, ऑब्वियसली ट्रेड करने का। इतना आपको क्लियर हुआ क्या, साथ में ये ध्यान में रखो आप कि और ध्यान में रखो कि स्पेशली बिहार और बंगाल है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती थी, और इंडिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये ले जाते थे पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनामोन फ्रॉम इंडिया टू वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, मतलब ये सारी सारी चीजें होती थी। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है, वही जो मैंने बताया कि 18th सेंचुरी में पोर्टुगीज को पता चला कि चाइना को बेच सकते हैं इंडिया से ले जाकर क्या, ओपियम, लेकिन ब्रिटिश को पता चल गया, इसलिए वो लोग सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए चाइनीज को, जो मैंने बताया वही चीज है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखो कि इंक्रीज फ्रॉम 4000 था पर ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी टू मोर देन 60,000 हो गया बाई 18th सेंचुरी, क्या, ओपियम का एक्सपोर्ट, किसको, चाइना को, किसके द्वारा, ऑब्वियस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इकोनॉमिकली बात करें तो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल है ना इन 19th सेंचुरी वाज, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन, ठीक, कैसे करेंगे ध्यान देखो। 19th सेंचुरी की बात हो रही, ब्रिटिश रूल की इन इंडिया, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, भाई हैंडीक्राफ्ट तो ड्यून हो गए ना, खराब हो गए, समझ रहे हो क्या, तो ड्यू टू चीप क्या, गुड्स फ्रॉम मशीन मेड चीप गुड्स की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ही बर्बाद हो गए, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ग्रोथ इन दी नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री, बिल्कुल गलत, कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिल्कुल हुआ था, लेकिन चौथा भी देखेंगे, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये जानकर आपको बहुत ही ज्यादा ताज्जुब होगा, पता है क्या, ये बोला रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, आप कहोगे नहीं सर रैपिड की वजह से गलत हुआ, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है कि अर्बनाइजेशन, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन नहीं हुआ, जबकि रूरलाइजेशन हुआ, मतलब कि लोग अर्बन मतलब सिटी से निकल के गांव जाने लगे, ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, तो सोचो, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी की कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बढ़ा ड्यू टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, ठीक है। ओके, देख सकते हैं वही सारी चीजें जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे।
कॉमर्शियल क्रॉप क्या क्या था? कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, शुगर केन, टोबैको, है ना? वे आर मोर रिम्यूनरेटिव देन फूड ग्रेन, ऑब्वियस सी बात है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि चीप और मशीन मेड इंपोर्ट्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट ड्यू टू वन वे फ्री ट्रेड फॉर द ब्रिटिशर्स एंड imposition ऑफ हेवी टैरिफ्स ऑन नियरली 80% ऑन इंडियन प्रोडक्ट। मैंने बताया आपको ना कि इंडियन प्रोडक्ट पे वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते थे, कितना? लगभग 80%, सोचो। और एक बात और बताई मैंने आपको क्या कि अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज डी अर्बनाइजेशन। मैंने आपको बताया ना कि डिक्लाइन ऑफ मेनी सिटीज और प्रोसेस ऑफ रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्टिसन जो है अब उनका सामान बिकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मशीन मेड सामान जो है फ्लड कर रहे हैं पूरे पूरे मार्केट में। इसलिए वो क्या किए कि जो बनाते थे पहले उसको छोड़ छाड़ के गांव में आकर मूव टू विलेज और खेती करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 3 स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय इंग्लिश? इंग्लिश के द्वारा कौन मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स इस चैनल पे है, मेडिवल का भी है। तो एंशियंट में भी हमने सीखा था, मौर्यन भी ऐसा करते थे, मेडिवल में भी देखा कि मुगल्स भी ऐसा करते थे। क्या? असेस करके तो फिर उससे टैक्स लेते थे। तो इसलिए ये बोल रहा कि इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल गलत बोल रहा। तो पहला नहीं हो सकता। बच्चा दूसरा, तीसरा देखते हैं। यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वारफेयर, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भाई मुगल जो थे, स्पेशली बाबर जब आया था इंडिया में तो मोबाइल कैनन यूज करता था वारफेयर में। तो दूसरा तो गलत हो गया कि इंग्लिश यूज किए, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, नहीं आंसर तो आपको पता चलेगा कि डी होगा, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ऑब्वियस अपनी फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे, राइट? तो बोला कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिली किसने किया था? इंग्लिश ने किया था, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी टोबैको और रेड चिली को इंट्रोड्यूस इंडिया में किया था पोर्टुगीज ने। किसने? पोर्टुगीज ने। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। तो अब उसके साथ ये देखो क्या क्या, स्वीट पोटैटोज, रेड चिलीज, पाइन एप्पल, पपाया, टोबैको, ये सब के सब किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्टुगीज ने। ध्यान रहेगा क्या आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, मुगल एम्पायर बार्बर कॉन्कर इंडिया इन 1526 यूजिंग मोबाइल कैनन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट फर्स्ट फैक्ट्री? कहाँ पे? सूरत में। कब? 1613 में। कहाँ? सूरत। और किसके परमिशन से? जहांगीर। उस टाइम पे कौन था? जहांगीर। तो 1612 में कौन आया था? कौन आया था? हाँ, विलियम हॉकिंस आया था दरबार में, किसके? जहांगीर के। उसको बोला कि हमें लगाने दो, परमिशन दे दो। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, नहीं, जस्ट एक स्टोर रूम टाइप का, कि वो लोग जाएंगे बाहर से खरीद के आएंगे, वहां पे स्टोर करेंगे सामान वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ पे मुगल एम्पायर जहांगीर परमिट किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेब्लिश देयर फैक्ट्री 1613 में। कहा? सूरत में। ठीक है, अब मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं कि मुगल एम्पायर जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इरेक्ट अ फैक्ट्री। कहा? सूरत में। 1603। 1615 में थॉमस रो भी आ गया। कहाँ पे? इन्वेस्टर था जेम्स वन का। कहाँ पे? आज जहांगीर के दरबार में। उसने कहा कि और हमें परमिशन चाहिए, तो फिर उसने डिफरेंट पार्ट में लगाया क्या? फैक्ट्रीज, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अच्छा, ध्यान रहे कि साउथ इंडिया में अगर बात किया जाए तो पहली फैक्ट्री 1616 में लगी थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ध्यान रहेगा क्या आपको? अरे भाई हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला इन द ईयर 1613। ठीक है, वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री? बताओ, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? अभी ऊपर क्वेश्चन हमने किया। अच्छा, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा था। ऊपर वाला वो पूछा था 2009 में। सोचो अगर जो इंसान ये वाला करके गया होता तो इतना बैकग्राउंड नॉलेज तो लेकर गया होता ना, कि अगर सूरत में लगा है तो किसके परमिशन से, है कि नहीं? देखो 1612 में थॉमस रो आया मुगल एम्पायर जहांगीर के दरबार में, एक कमर्शियल ट्रीटी की कि दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट टू रिसाइड और बिल्ड फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर एरियाज। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुआ ध्यान से समझो। सूरत में हुआ 1613 में, मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में 1668 में, और कलकत्ता पे की बात की जाए तो 1619 में क्या बना? फैक्ट्री बनाया अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल, नहीं क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट बताना। मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। नहीं भाई, वो चेंज होता रहा, कभी डच का, कभी इनका, कभी उनका। ठीक है, अभी बताऊंगा डिटेल में किसका किसका। दूसरा,
द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज और बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोच्चि, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न कोच्चि वाज फर्स्ट ए डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर द फ्रॉम देम ना। मॉडर्न कोच्चि नेवर बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन एवरीबडी पूछा था बी हो जाएगा। अभी डिटेल समझते हैं एक एक चीज कि विलियम फोर्ट त्रिशूल कहाँ पे है, केरला में। वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, डच ने बनवाया था और विथ परमिशन फ्रॉम किंगडम ऑफ कोचिन, कब 1714 में, आफ्टर डिफीटिंग द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज को हरा के 1714 में। अच्छा, कभी कभार मेरा जल्दी जल्दी बोलने पे है ना तो टंग ट्विस्टर हो जाता है, तो उसके लिए माफी, ठीक है, ध्यान रखना इतना बात आप। फोर्ट विलियम वाज लेटर ऑक्युपाइड बाय जमुरीन ऑफ कालीकट, कौन ऑक्युपाई कर लिया, जमुरीन ऑफ कालीकट। और उसके बाद टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने जमुरीन को हराया और कालीकट का नाम टीपू सुल्तान फोर्ट रख दिया। और फिर फोर्ट जो है कैप्चर और रिकैप्चर किया गया बहुत बार, किसके द्वारा, ब्रिटिश एम्पायर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, किंगडम ऑफ मैसूर, जमुरीन ऑफ कालीकट और किंगडम ऑफ कोचिन, इन सब ने किया। कितनी बार सोचो, है ना। तो इसलिए जो स्टेटमेंट थे पहला और तीसरा और चौथा वो गलत हो गए, बाकी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तो ये थे कौन थे, मीर कासिम। आई थिंक ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो मीर कासिम फैक्चुअल क्वेश्चन है तो परेशान नहीं होना। तो वाज द नवाब ऑफ बंगाल, जिसने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर तक, ठीक है। फ्रॉम 1760 से लेकर 1763 तक रूल किया था उसने। एंड ही इज नोन फॉर हिज एफर्ट टू मॉडर्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑफ बंगाल। उसका रेन वाज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जहां पे वो हार गया ब्रिटिशर से, वो और उसके अलाई हार गए ब्रिटिशर से, है ना। हिज डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल टू मुंगेर वाज पार्ट ऑफ अटेम्प्ट टू असर्ट हिज अथॉरिटी एंड ब्रेक अवे फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ओके, अब बाकियों के बारे में जान लो अच्छे से। अली वर्दी खान कौन था, 1671 से लेकर 9 अप्रैल 1756, है ना। इतना याद नहीं रखना, बस ये जानते रहो कि वो नवाब था बंगाल का, कब से कब तक, 40 से लेकर 56 तक। कब, 1740 से 1756 तक। रोज टू प्रोमिनेंट बाई डिफीटिंग सरफराज खान, कब, 1740 में, thereby ending the rule of नासिरी डायनेस्टी ऑफ नवाब और स्टेबलाइजिंग हिज ओन अथॉरिटी। सिराजुद्दौला की बात करें तो वो भी नवाब था बंगाल का 56 से लेकर 57 तक, 1756 से 1757 तक। ही वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश, कहां पे, ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। एंड वाज किल्ड शॉर्टली आफ्टरवर्ड, उसके थोड़ी देर बाद वो मारा गया। अब मीर जाफर की बात करें तो भी नवाब ऑफ बंगाल था 1757 से 1760 तक। ही वाज इंस्टॉल्ड बाय ब्रिटिश, ने उसको बिठाया गद्दी पे। इज फेवर टू ब्रिटिश इन विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी। ऐसे समझ लो स्टोरी क्या है, मीर जाफर जो है सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उस टाइम तक 1757 तक उनके पास कोई मिलिट्री पावर तो थी नहीं, किसके पास, अंग्रेजों के पास। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को अपने साइड में कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि बिना कुछ किए बंगाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, समझ रहे हो क्या, ड्यू टू दिस मीर जाफर। तो फिर मीर जाफर को प्राइज तो मिलना ही था, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके लिए तो बड़ा ही काम हुआ ना। तो उसने क्या किया, उसको गद्दी पे बिठा दिया, टोटलर, है ना, टिटुलर गवर्नमेंट काइंड ऑफ। तो उसने कब, कहां से कहां तक रूल किया, रूल करवाया गया 1757 से 1760 तक। अच्छा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एवरीबॉडी, टू द पॉइंट में रहता हूँ, सच दैट बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर ना हो जाए, डोंट वरी। तो इसलिए टू द पॉइंट रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास अभी देखा 1757, बैटल ऑफ बक्सर से 1764 और बैटल ऑफ अंबर ए हुआ था 1745, आई थिंक 1745, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। ये था मराठाज और मुगल्स के बीच में कर्नाटिक रीजन को लेकर, फिर मराठाज जीत गए और उनका कर्नाटिक रीजन पे राज हो गया। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें एवरीबॉडी तो ये 1760 में, नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मेरे से त्रुटि हुआ, गलती हुआ, माफी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, प्लासी का 1757 में हुआ था भाई। तो सबसे पहले कौन हुआ, अंबर। तो अंबर का इसमें सबसे पहले पे है, चौथे पे, नहीं, हाँ दूसरे पे भी है अंबर, फिर प्लासी, फिर वांडीवास, फिर बक्सर, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको चारों के चारों एकदम अच्छे से क्लियर है।
तो बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। बैटल ऑफ अंबर जो है 1746 में हुआ था। कब? 46 में। मुगल और मराठा के बीच में। किसके लिए? कर्नाटिक रीजन के लिए। क्लासिक आपको बता ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ वांडीवास की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जीत गई थी और फ्रेंच को भगा दिया था, मतलब उसको वॉश कर दिया था पूरी तरीके से, तो इसलिए बैटल ऑफ वांडीवास हो गया। तो बैटल ऑफ वांडीवास में ब्रिटिश वॉश्ड किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। बैटल ऑफ बक्सर की बात किया जाए तो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन कौन सी पार्टी थी? मुगल, अवध के राजा, बंगाल के राजा, ये सब के सब मिलके भी नहीं हरा पाए किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए जो दीवानी राइट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। डोंट वरी, अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट बताना है। 3 स्टेटमेंट। पहला, इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। बिल्कुल गलत। अरे भाई, लोधी कहां से आ गया? अहमद शाह अब्दाली लड़ा था मराठाज के साथ, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो इसलिए पहला गलत, पहला गलत, पहला ऑप्शन ही गया। दूसरा, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन दी थर्ड एंग्लो मराठा वार। बिल्कुल गलत। फोर्थ एंग्लो मराठा वार में है ना टीपू सुल्तान वाज किल्ड, और वो हुआ था 1799 में। अगला तीसरा है, मीर जाफर एंटर इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बिल्कुल, अभी स्टोरी मैंने आपको समझाया मीर जाफर का और सिराजुद्दौला का। बिल्कुल सही है, तो तीसरा हो जाएगा सही, लेकिन ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो ये सारी चीजें। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में लड़ा गया मराठाज और अफगान एम्पायर के बीच में। सॉरी, ऊपर मैंने अब्दाली बोल दिया क्या? अच्छा, लेड बाय अब्दाली, ठीक है। अफगान वॉन दी बैटल एंड दी मराठाज एम्पायर वाज सेवरली वीकेंड। इब्राहिम लोधी जो है ना इन्वॉल्व। टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में 1799 में। और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, कई बार देख लिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ध्यान दें, नॉट करेक्ट पूछा। पहला, अली मर्दाना खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। बिल्कुल गलत। कौन था वो? कुली खान था, है ना, नवाब कुली खान, मुर्शिद कुली खान। तो पहला जो है गलत हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान था, हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो इसलिए पहला ही हो गया हमारा आंसर। लेकिन आगे भी देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा फैक्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, कि महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह की बात की जाए, ऑफ एम्बर हैड इक्वलाइट्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। याद कीजिए क्लास 9th एवरीबॉडी, अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई किया है, क्लास 9th में एक चैप्टर है, आई थिंक 5वां चैप्टर। मैं मैथ पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को पता है मैथ्स किसको पढ़ाता हूँ, सारे को, है ना। कोई अगर भाई बंधु सखा मित्र आपको हो तो बता देना। तो इक्वलाइट्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री जो है ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, टिप्पू सुल्तान ऑफ मैसूर गिव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन दी श्रृंगेरी टेम्पल। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया। और जो अली मर्दाना खान था, मर्दान खान क्या था? वो जनरल था इन आर्मी ऑफ मुर्शिद कुली खान। जबकि रेवेन्यू फार्मिंग जो है बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया? वो इंट्रोड्यूस किया मुर्शिद कुली खान ने, जो कि फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इंडिया में अमॉन्ग द फर्स्ट फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। याद कीजिए, सूरत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश की और फ्रेंच दोनों ने सूरत में ही पहला फैक्ट्री लगाया था, अर्लीस्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो इंडिया में कौन आए थे पता है आपको? डच आए थे, डेनिश आए थे, पोर्तुगीज और फ्रेंच। सबको मालूम है ना डच कौन थे? डच थे डेनमार्क वाले, डेनिश थे नीदरलैंड वाले, पोर्तुगीज फ्रेंच पता ही है आपको, है कि नहीं। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। द कंपनी स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत कब? 1668 में। और सेकंड फैक्ट्री वाज स्टेब्लिश एट मसूलीपट्टनम कब? 1669 में। जबकि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने कब लगाया था? 1616 में लगाया था। सूरत में कब लगाया था अंग्रेजों ने? 1613 में लगाया था। बार बार जितना लिखोगे, रिकॉल करोगे, उतना बढ़िया से आपको याद रहेगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, एक काम की चीज हमने देख लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which refers to the entry of European power into India, which one of the following statement is not correct? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा है यूरोपियन पावर के बारे में। पोर्टुगीज कैप्चर गोवा इन इतना। बिल्कुल गलत। क्यों भाई? अभी हमने देखा स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन में कि 1510 में अल्बर्कर्की ने किसी ने तो किया था 1510 में, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत। और गलत ही हमसे पूछा था, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। तो अपन क्या करते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ लेते कि इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम। बिल्कुल, मैंने कहा पूरे इंडिया में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में खोली थी, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें तो मछलीपट्टनम, जो कि बिल्कुल सही है। अगला, ईस्टर्न इंडिया में बात किया जाए तो इंग्लिश कंपनी ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा कब? 1633 में। बिल्कुल सही।
अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। तो बी सी डी सही हो गया, गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। होपफुली आपको बढ़िया से क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, पेयर है पीरियड और वार दोनों को मैच करना है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला? करेक्टली मैच कौन कौन से ये बताना है। तो देखो 1767 से 69 फर्स्ट एंग्लो मराठा वार बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मराठा वार जब स्टार्ट हुआ था 1775 से और चला कब तक था? 82 तक। बोलो हाँ ना? तो इसलिए पहला गलत हो गया, तो पहला तो हो नहीं सकता। चलो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं। अब थर्ड माइसोरो वार जो है बोल रहा है कि 90 और 92 तक, बिल्कुल सही है। और फोर्थ कब हुआ था? 1790 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और ये हमने देख लिया ऑलरेडी, राइट। अगला है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, और अगला बोल रहा है कि सेकेंड एंग्लो सिख वार। तो एवरीबॉडी, एंग्लो सिख वार जो था सेकेंड वाला, वो 1848 और 49 में था, ना कि ये में, इसमें। तो डी तो गलत होगा। तो डी हो नहीं सकता, डी का मतलब चौथा नहीं हो सकता। लो आंसर आ गया हमारा कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है एवरीबॉडी कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार कब हुआ था? 1824 से 26 तक। ध्यान रहेगा क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ ना? तो ये देखो सारा डिटेल है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 75 से लेकर 82 तक रिजल्टेड फ्रॉम द पावर स्ट्रगल इन द मराठा एम्पायर। ट्रीटी ऑफ सूरत, है ना, लेड टू ब्रिटिश सपोर्ट फॉर रघुनाथ राव अगेंस्ट द पेशवा, बट द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल एनोल इट। अब चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत ये मेरे को लग रहा है सूराबाई होगा, है ना? कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, आएगा, डोंट वरी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार आपको मालूम ही है ना। और फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार बता ही दिया कि इसके बीच में था, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी आगे आएगा, इसलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, वैसे भी लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो पहला ही लेक्चर है तो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कांटेक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? याद कीजिए 1765 में मगध के राजा कहाँ से आ गया? मुगल्स और अवध और बंगाल के तीनों राजाओं को, है ना, कंबाइन पावर को भी हरा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के दीवानी राइट उनके पास आ गए। किसके? ब्रिटिशर्स के पास। अच्छा, दीवानी और निजामी राइट क्या होता है, ध्यान से देख लो। दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूल करने का, निजामी मतलब कि बाकी सारी चीजें करने का, है ना, वो निजाम करता रहेगा। और दीवानी मतलब पैसों वाली चीजें कौन डील करेगा? ब्रिटिशर्स डील करेंगे। तो किसके कॉन्टेक्ट में आते? तो पहले ट्राइब खासी थे एवरीबॉडी, है ना। तो होपफुली इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। देखो, खासी पीपल आर इंडिजिनस पीपल, कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। दे inhabited the खासी हिल्स विच आर लोकेटेड कहाँ पे? मेघालय में। ब्रिटिश फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद खासी पीपल कब? 1765 में, आफ्टर ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोर्स ऑफ टिम्बर और अदर रिसोर्सेज था क्या? खासी हिल। दैट्स वाई नजर पड़ी किसकी? ब्रिटिशर्स की उनपे, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Who among the following Indian ruler established embassies in the foreign country on modern line? तो एवरीबॉडी, टीपू सुल्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी एक लीडर थे। तो उन्होंने क्या किया? मॉडर्न लाइन पे एम्बेसी स्टेब्लिश करी। कहाँ कहाँ पे? इजिप्ट में, टर्की में, है ना। ये देखो, इजिप्ट में कहाँ पे गया? हाँ, फ्रांस, टर्की, इजिप्ट, इन सब जगह पे। कब? 18th सेंचुरी में, है ना। वहां पे भेजा ट्रेन डिप्लोमेट को। ऐसे एक कौन सी पॉलिसी थी? फॉरवर्ड थिंकिंग थी टीपू सुल्तान की। और इंप्रूव किया मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ हिज किंगडम थ्रू दिस। ओके, अच्छा, पता ही है आपको टीपू सुल्तान रूलर ऑफ किंगडम मैसूर, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का, 20th क्वेश्चन है ना। गुड। वास्को ड गामा सबको पता है कहाँ के? पोर्टुगीज के। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। तो ए का 2, बी का 1, 2-1 2-1 2-1, किधर दिख रहा है आपको? 2-1, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। कैप्टन कुक की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन एवरीबॉडी, चौथा ग्रेट ब्रिटेन है। ताशमंड की बात की जाए तो ये हॉलैंड का, है ना। तो होपफुली आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और कौन कौन था आपको पता ही है। कोलंबस किसने क्या किया था? उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को। वास्को डी गामा की बात करें तो इंडिया को डिस्कवर किया था। बोलो हाँ ना? कब? 1498 में। ओके, बाकी बेल तासमैन की बात करें तो ग्रेटेस्ट वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डच नेविगेटर और एक्सप्लोरर हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू साइट तस्मानिया, न्यूजीलैंड, टोंगा और फिजी आइलैंड।
जेम्स कुक की बात करें, वाज अ ब्रिटिश नेवल कैप्टन, नेविगेटर और एक्सप्लोरर हु सेल्ड द सीवेज एंड कोस्ट ऑफ द अदर connected three expeditions to Pacific Ocean ranging from the Atlantic icefield to the Bering Strait from the coast of North America और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है एवरीवन, हर लेक्चर के लास्ट में आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखने के लिए, समझ रहे हो क्या, कि आप जिंदा रह पाओ, ये पता रहे आपको, तो हर लेक्चर के लास्ट में आपके लिए दो पंक्तियां रहेंगी, कभी हिंदी की, कभी इंग्लिश की, कभी पूरा का पूरा पोयम हो सकता है। एज यू नो मैं थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ, है ना। तो मैं चाहूंगा कि वो सारी की सारी चीजें आपकी पढ़ाई को, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जाए। इसलिए दो चार शेरो शायरी, है ना, पोएम्स या फिर कोट्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करता रहूंगा, सच दैट आपकी पढ़ाई को जीवंत बनाया जा सके और आपको मोटिवेटेड रखा जा सके थ्रू आउट दिस जर्नी, और साथ में इस मोटिवेशन के साथ कि कभी ना कभी इस पर्टिकुलर कोट को आप मेंस एग्जाम में यूज करो, जिसमें दो चार मेरे भी शेरो शायरी मिल जाएंगे आपको। तो आज के लिए है कि द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो इज आवर डाउट्स ऑफ टुडे। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि जब हम अपने आज पे डाउट करते रहेंगे ना, तो कल का जो अचीवमेंट है हमारा, कल जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी है कि आज के डाउट को खत्म करो, सच दैट कि कल का जो गोल है, टारगेट है, ख्वाब है, उसको हम अचीव कर पाए। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्लियर भी होगा एवरीबॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।